तमाम राज्यों की बड़ी खबरें भी आपको यहाँ पर बताएंगे, साथ में आयुषी और महिमा आपको देंगी योग का डोज। देखिए भाट24 का मानना है कि स्टेट मेक्स द नेशन, तो खबरें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी हम आपको बताने वाले हैं और उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि योग के साथ साथ आप कैसे रहे निरोग। देखिए इस बुलेटिन के अंदर जहां हम एक तरफ आपको खबरों से बाखबर करते हैं, खबरें हर जगह से होगी, फिर चाहे बात हो मनोरंजन की, बात हो स्पोर्ट्स की, लेकिन उससे पहले ज़रा चर्चा योग पर, उसके बाद खबरों के तरफ आगे बढ़ेंगे। महिमा, योग की हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह से आपको ना केवल फिजिकली फिट रखता है, मेंटली फिट रखता है, स्पिरिचुअली फिट रखता है, इमोशनली भी फिट रखता है। और अब अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, ठंड यहाँ पर दस्तक दे चुकी है, ठंड दस्तक दे चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जब भी कोई वर्कआउट करना है, वैसे तो अगर आप गर्मियों में वर्कआउट कर रहे हैं तब भी आपके लिए वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपको कोई इंजरी नहीं हो, या हम जिस तरह से हर बार बोलते हैं कोई नस ना चढ़े, कोई क्रैम्प ना आए। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो एवरीवन इज़ प्रेइंग फॉर चेन्नई, हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि वहाँ पर सब लोग सलामत रहे, क्योंकि वहाँ पर अब साइक्लोन ने दस्तक दे दी है, तो वहाँ पर भी अब काफ़ी हद तक साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठंड आ चुकी है। तो जो भी लोग योग भारत24 के ज़रिए सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हम सभी से ये निवेदन करेंगे कि वार्म अप के साथ शुरू करें, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। हम आपको वार्म अप करके दिखाएंगे, उसके बाद योग की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर प्रीति। बिल्कुल आयुषी, अपने दर्शकों को सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि आज है। ऐसे में पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संसद भवन में पुण्यतिथि मनाई जाएगी। BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए आज ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि है आज, और ऐसे मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर होंगी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर होंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पर होंगे और श्रद्धांजलि देंगे। उधर अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज है तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर आज शाह जवाब देंगे। दोपहर 2 बजे चर्चा पर जवाब देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज जवाब देंगे, तो आज भी हंगामे के आसार हैं। बड़ी जानकारी है, दोपहर 2 बजे अमित शाह जवाब देने वाले हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री जवाब देंगे और आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल ये है जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 2 बजे सदन में जवाब देंगे। और देखिए किस तरीके से आज, क्योंकि शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, जो 2 दिन की तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ये अपील की गई कि विपक्ष एक सही संदेश यहाँ से जनता को दे सकता है और शायद जनता के दिल में जो विपक्ष को लेकर धारणा है बदल जाए, थोड़ा सा प्यार आ जाए। तो इसीलिए जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाए। और देखिए किस तरीके से लगातार खबरें तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अगर बात करें पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमने हमला देखा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से टारगेट उनको किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो अहंकार है वो विपक्ष छोड़ दे, जो झूठ विपक्ष बोलता है उसको छोड़ दे, उससे कोई फायदा भी विपक्ष को नहीं होने वाला है। जनता को इन विभाजनकारियों से बचना होगा। जिस तरीके की बातें विपक्ष करता है, जिस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश वो करता है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं और ये कहा है कि ये लोग अहंकारी हैं। कोई पहली दफा प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बात विपक्ष को लेकर नहीं कही गई है। विपक्ष का जो रवैया है पहले भी हमने देखा है, ठीक इसी तरीके से वार अब विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा है। और देखिए ये भी विपक्ष पर आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कि बांटने की सियासत ये करते हैं, जो जनता उन्हें सावधान होना होगा। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जा सकती है। दैनिक जागरण की खबर आपको बता रहे हैं जिसमें प्रमुखता से खबर छपी है और प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया उसमें किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है वो आपको बता रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, दैनिक जागरण आपके पास है, मेरे पास नवभारत टाइम्स है और इसमें भी इस खबर को प्रमुखता से दिया गया। हालांकि इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा है और उन्होंने लिखा है कि ये लोग विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। तो पीएम मोदी यहां पर तंज कसते हुए विपक्ष पर महिमा नजर आ रही है।
बिल्कुल, और यहाँ पर बार पलटवार का सिलसिला तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो ही रहा है, लेकिन मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान अखबार है और इसमें सत्ता संग्राम और एक और पेज है यहाँ पर नया हिंदुस्तान का, जिसमें विस्तार से बताया गया भरोसे की लड़ाई में विजयी भाजपा। और यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई कि मोदी का जादू बरकरार, मुश्किल में विपक्ष। तो मेरे अखबार में फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाए हैं इंडिया गठबंधन पर, उसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन जीत को लेकर के विस्तार से इस खबर में बताया गया। महिमा, मेरे पास दैनिक जागरण है और यहाँ पर 2 आर्टिकल है जिनको मैं इंटर रिलेट कर पा रही हूँ। पहला आर्टिकल जिसके बारे में जिक्र अभी हो भी रहा था, क्योंकि ये दैनिक जागरण की खबर है, प्रीति ने भी आपको बताया। हेडलाइन कहती है क्योंकि 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, पीएम मोदी द्वारा कहा गया। यह आपको अखबार के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर के नीचे एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है दिग्गजों के नहीं आने से टली INDIA की बैठक। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री INDIA को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी बैठक चल रही है। एक सवाल बन रहा है कि कांग्रेस इस पूरे अलायंस के अंदर कहां स्टैंड करती है। तो ये सारी जो खबरें हैं मिलकर अगेंस्ट खड़ी होती है INDIA के। तो अब ऐसे में इन लोगों को या तो साथ आना पड़ेगा साल 2024 के चुनाव के लिए, लेकिन अगर इसी तरह से इनके मसले, आपसी मसले चलते रहे तो दिक्कत आ सकती है। आपको बता दें कि INDIA के फेस के लिए रेस लगातार जारी है। TMC ने कहा ममता, JDU ने नीतीश का नाम बढ़ाया आगे। बैठक हो चुकी है स्थगित, जिसका जिक्र अभी मैंने किया। दरार की खबरों के बीच फिर आई INDIA गठबंधन बैठक की नई तारीख। 17 दिसंबर को दिल्ली में होगा महामंथन। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। हिंदुस्तान की ये खबर बता रहे हैं, लेकिन दैनिक जागरण में भी जैसा कि मैंने कहा फ्रंट पेज पर एक खबर छपी हुई है, दिग्गजों के नहीं आने से टली INDIA की बैठक। जहां एक और फेस की रेस लगातार जारी है, हर पार्टी अपना दावेदार आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो एक नाम पर देखिए, यहाँ पर हर कोई अग्री नहीं कर पा रहा है, जो इस अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि हिंदुस्तान अखबार इस वक्त मेरे पास है और क्योंकि हिंदुस्तान अखबार की खबर है, बड़े नेताओं के न आने से इंडिया की बैठक टली। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक करने का फैसला है। आज संसदीय दल के नेता समन्वय बैठक करेंगे। तो ये फिलहाल इस खबर की जानकारी दी गई। प्रीति, बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अमर उजाला की अगर बात करें तो इसमें भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और ये लिखा है कि कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि ममता अखिलेश के बाद नीतीश पवार ने भी अब रुचि नहीं दिखाई है और बिन पूछे तारीख तय करने से नाराजगी बढ़ चुकी है। यानी कि जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं इन तमाम दलों में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों को नाराजगी है। सवाल ये है कि जब अभी बात नहीं बन रही है तो क्या मान लें कि 2024 में कैसे सब इकट्ठा आ जाएंगे, चुनाव लड़ लेंगे, एक नेता को ये लोग चुन भी लेंगे, ये काफी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर नवभारत टाइम्स से आपको मैं बता दूं, जहां पर तेलंगाना में रेवंत होंगे CM। इस प्रमुख खबर को प्रमुखता से दिखाया क्योंकि अब तेलंगाना में होगा रेवंत राज। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। कांग्रेस आलाकमान ने इस पर मुहर लगा दी है। 7 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तेलंगाना के दूसरे CM होंगे रेवंत रेड्डी। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें, रेवंत रेड्डी आखिर है कौन, वो आप जान लीजिए। 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत ABVP से की थी। 2009 में TDP से विधायक बने और कांग्रेस में 2017 में आए। 2019 में लोकसभा के सांसद बने। रेवंत रेड्डी का राजनीतिक सफर इस वक्त आप बता रही हैं और भाट24 भी अपनी टीवी स्क्रीन पर बता रहा है कि कैसे उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ABVP से शुरुआत की आपने बताया, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP में शामिल हो गए। साल 2009 में आंध्र के कोडागल से TDP से विधायक भी बने और उसके बाद 2014 में तेलंगाना में TDP के सदन के नेता भी वो फिलहाल चुने गए। 17 में रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए और इस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनकी शुरुआत हुई। 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे और 19 की अगर बात करें मल्काजगिरी से लोकसभा सांसद फिलहाल चुने गए और 2021 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। और अब फिलहाल अखबारों में खबर है कि रेवंत रेड्डी कल शपथ लेंगे। 3 राज्यों पर अभी मंथन फिलहाल जारी। हिंदुस्तान अखबार में ये बताया गया और 64 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक में फैसला हुआ। और अगर बात की जाए दूसरे राज्यों की, लेकिन वहां पर मंथन अभी भी चल रहा है। आयुषी, देखिए, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। बीजेपी महासचिवों की बैठक आज होनी है। आज शाम 6 बजे होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव करेंगे शिरकत। तो वहीं बैठक में तीनों राज्यों में जीत की विश्लेषण उसका किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आगे की रणनीति पर भी मंथन होना जायज़ है, क्योंकि
क्योंकि साल 2024 के चुनाव सबसे ज़्यादा अहम सेमीफाइनल्स के तौर पर विधानसभा चुनाव देखे जा रहे थे, फाइनल्स अभी बाकी है और ऐसे में मंथन उन सीटों पर भी करना होगा जहां पर बीजेपी की पकड़ थी, बावजूद उसके वहां पर प्रत्याशी हारते हुए नजर आए। तो ऐसे में साल 2024 के लिए क्या तैयारी यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी, वो इस बैठक में तय किया जा सकता है। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आयुषी आपने, और देखना होगा कि क्या इस बैठक में तय होता है। और बात अब राजस्थान की करेंगे। देखिए, राजस्थान में सीएम चयन पर दिल्ली में हलचल काफी तेज हो चुकी है और पीएम मोदी से जेपी नड्डा ने बाकायदा इसको लेकर चर्चा भी की है। जयपुर में वसुंधरा से 45 विधायक मिले हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पास 26 विधायक पहुंचे। दैनिक भास्कर की ये खबर है और आप समझिए, क्योंकि राजस्थान की हलचल इस वक्त काफी ज्यादा तेज है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे वसुंधरा राजे को किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये माना जा रहा था कि कुछ विधायक हालांकि मीडिया के सामने बोलने से तो कतरा रहे थे, लेकिन इसे वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। 2 बार वो मुख्यमंत्री राज्य की रह चुकी हैं, क्या तीसरी बार भी उनको सत्ता सौंपी जाती है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली में हलचल काफी तेज है। ये देखना होगा कि किसका नाम तय किया जाता है, किसको बनाया जाता है राज्य का मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रीति, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें कि 9 या 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा सीएम, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। दिल्ली से जयपुर तक बैठकों का दौर लगातार जारी। हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात भी कुछ यही है। तेलंगाना के हालांकि सीएम रेवंत रेड्डी होंगे, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनमें माथापच्ची लगातार जारी है। और राजस्थान की बात करें कि 9 या 10 दिसंबर को हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान भी हो जाए। महिमा, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए देखिए, सीएम के 9 दावेदार, किसे मिलेगी मोदी की गारंटी? वसुंधरा, मेघवाल मजबूत, लेकिन 3 रुकावटें यहाँ पर है। कौन कितना मजबूत और कमजोर है, सबसे बड़ा सवाल। ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी रेस में है। महंत बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी का भी नाम इसमें है। किरोड़ी लाल मीणा, अश्विनी वैष्णव भी रेस में है। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया, लेकिन न हर अखबार में फिलहाल इसका जिक्र किया गया इस खबर का कि मंथन जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई। हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज को अगर हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने रेवंत रेड्डी की खबर आपको बताई थी और इसी में एक छोटा छोटा कॉलम है जिसमें कि शाह कह रहे हैं कि सीएम चेहरे पर अभी फैसला नहीं हो पाया। उधर शिवराज भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी माथा 25 बार करनी पड़ेगी। आयुषी, महिमा, मेरे पास सबसे इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, बहुत जल्दी से ये बता देती हूँ, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। दैनिक जागरण मेरे पास है और हेडलाइन कहती है, मुख्यमंत्रियों को लेकर गहरे मंथन में जुटी भाजपा, हिट नहीं फिट चेहरों की तलाश। इससे एक तरह से कह सकते हैं कि ये आइडिया दे दिया गया है कि हिट चेहरे नहीं, इस बार फिट चेहरों की तलाश है। तो अब ऐसे में आप भी सोचिए कि कौन होगा वो जो छत्तीसगढ़ की बात कर ले या राजस्थान की बात कर ले, वहाँ पर मुख्यमंत्री फेस बना हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को मिल सकता है आदिवासी सीएम। रेणुका सिंह, राम विचार नेताम, विष्णुदेव साय का नाम टॉप पर नजर आ रहा है। पीएम का महिला सशक्तिकरण पर फोकस हमने हमेशा से देखा है और हो सकता है सीएम फेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं उस पर एक बार फिर से मुहर लगाते हुए दिख जाए। प्रीति, बिल्कुल ये देखना होगा कि किसको मुख्यमंत्री चुना जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम कुछ सामने है और ये माना जा रहा है कि क्या महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल सेट करके कोई महिला सीएम इस वक्त राज्य की हो सकती है। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन जारी है। प्रधानमंत्री आवास में 4 घंटे तक नामों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे इस बैठक में। भोपाल में शिवराज सिंह ने कहा कि मैं कभी भी दावेदार नहीं रहा हूं। दैनिक भास्कर की यह खबर है। आप अगर समझेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को तो आपको समझ आएगा इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया, किसी भी राज्य में बीजेपी की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट सामने नहीं रखा गया था कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, यानी कि कोई चेहरा सामने नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में माना जा रहा था, चुनाव लड़ा जा रहा था और ऐसे में अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और नाम हो सकता है, चर्चा इसको लेकर भी गर्म है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं भाई देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ। तो बार बार ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता भी कर रही थी जब चुनाव चल रहे थे कि आखिर किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बार बार सवाल शिवराज सिंह चौहान से इसको लेकर हो रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं था। जरा सुनिए एक बार। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी
और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और देखिए, कमलनाथ ने कहा है कि एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था। कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की है। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में हार की समीक्षा की गई। उधर लालू ने कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं में कमी रही है। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जबकि असल में कुछ और ही हुआ है यहाँ पर। और लालू प्रसाद का अलग ही यहाँ पर रोल देखने को मिला। हमने देखा है पिछले काफी टाइम से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा। हमने देखा राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आयुषी और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ से मांगा इस्तीफा। नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली में कल खड़गे और राहुल से मिले कमलनाथ, केसी वेणुगोपाल से भी मिले कमलनाथ। अमर उजाला के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपने हिसाब से लड़े चुनाव, और जब वो सत्ता अपनी नहीं बना पाए तो अब पार्टी उनको बोल रही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जिसको लेकर आपको बता दें कमलनाथ दिल्ली भी पहुंचे और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, राहुल गांधी से भी मिले। तो लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओपीएस योजना का भी कर्मचारियों पर जो जादू है वो नहीं चल पाया है। पोस्टल बैलेट में सरकार की योजनाओं को नकारा गया है। जयपुर में 22,411 वोट ही मिले हैं, बहुत कम। और राज्य सरकार को 90% कर्मचारियों के वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शायद जो कर्मचारी थे वो खुश नहीं थे। ऐसे में आप देखिए, दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें कहा गया है, जो आंकड़े सामने आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, कि जो वोट परसेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। सरकार को ये लग रहा था कि उनकी योजनाओं से खुश होकर जो सरकारी कर्मचारी हैं शायद वो उनको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब काउंटिंग की गई तो पता चला कि जयपुर में महज 22,411 ही वोट मिले हैं। बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी कर्मचारियों पर जादू नहीं चला। उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें गहलोत की, तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। आला कमान पर यह फैसला छोड़ दिया है। गहलोत बोले, मेरी भूमिका कार्यकर्ता की होगी। पायलट लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करनी होगी, सचिन पायलट की तरफ से ये कहा गया। और अमर उजाला में इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया कि जब अशोक गहलोत से सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष का, अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान का होगा, मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरी भूमिका होगी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता की। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक समरसता और अमर पुरोधा। महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरा सादर नमन। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको मेरा सादर नमन। और ये ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट फिलहाल यहाँ पर किया है। और जानकारी आपको दे दें, आज यहाँ पर कार्यक्रम भी है जिसमें तमाम बड़े नेता शिरकत करते हुए फिलहाल नजर आएंगे। और अभी ट्वीट आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है इस वक्त आपके सामने है। और जिन्होंने हमें ये संविधान दिया है उनकी आज पुण्यतिथि है, और ऐसे में हर कोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात राजनीति की करते हैं। राजनीतिक इशारों का खेल कौन कितना समझेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। राजधानी से राजधानी तक कुर्सी की दौड़ जारी है, और ऐसे में दिल्ली दौड़ रहे नेताओं ने अपनी आंखें भी साध ली है। दरअसल 3 राज्यों की सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दैनिक भास्कर की यह खबर है, क्योंकि हलचल सियासत इस वक्त काफ़ी तेज़ है। किसी भी राज्य की राजधानी से लेकर सीधा देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में नेताओं की दौड़ जारी है। हर कोई यहाँ चक्कर काट रहा है। और जो
मुलाकात है उससे ये हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री हो वो उनका हो, या फिर जो लोग रेस में हैं उनको ये लग रहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त सियासत काफ़ी गर्म है। सियासत काफी गर्म है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश। बिल पास होने पर कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट रिजर्व होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश ये विधेयक किया है और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तमाम अखबारों में फिलहाल इस खबर का भी जिक्र किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल फिलहाल पेश किया गया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि मिजोरम में 8 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम पद की शपथ लेंगे लाल दुहोमा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बोले लाल दुहोमा, मिजोरम में महिला उत्थान होगी प्राथमिकता, केंद्र से अच्छे संबंध बनाएंगे, ये भी उनके द्वारा कहा गया। हम किसी राजनीतिक समूह में शामिल नहीं होंगे। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।